हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये 4 सेंटेंसेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पहला सेंटेंस है ही इज प्लेइंग, दूसरा सेंटेंस है ही इज नॉट प्लेइंग, और तीसरा सेंटेंस है इज ही प्लेइंग, और फोर्थ सेंटेंस है व्हाट अ गेम। तो चारों ही सेंटेंसेस के हम एक बार थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो देख लेते हैं। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करता हूं ही इज प्लेइंग की, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट है और उसके बाद आपको इज प्लेइंग यहाँ वर्ब दिखाई दे रही है। हो सकता है उसके बाद कुछ और भी लिखा हो, अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट से, देन उसके बाद वर्ब है और कुछ अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करता हूं, कुछ इस तरह से ही यहां पे भी सब्जेक्ट से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आप देखेंगे वर्ब है, लेकिन साथ में यहां नॉट लगा हुआ है। लेकिन जो इसका पैटर्न है वो भी यही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, हाँ नॉट इसमें हो सकता है, और फिर उसके बाद अदर वर्ड्स जो है वो आते हैं। और इसके बाद जो है इज ही प्लेइंग को आप देखेंगे तो जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी यहां पहले लगी हुई है और उसके बाद सब्जेक्ट है। और आप यहां पे ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। यहां फुल स्टॉप देख रहे हैं दोनों ही सेंटेंसेस में, और यहां आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। और इस तरीके का सेंटेंस, ये फोर्थ सेंटेंस देख लीजिए, व्हाट अ गेम, जिसमें आपको यहां दिखाई पड़ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहां पे जो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, इनके नाम हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्हें हम पुकारते हैं। ही इज प्लेइंग जो है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें एक तरीके की स्टेटमेंट होती है। और दूसरा जो सेंटेंस है ही इज नॉट प्लेइंग, वो है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी एक तरीके की स्टेटमेंट है, लेकिन वो स्टेटमेंट नेगेटिव में है। और थर्ड जो सेंटेंस है इज ही प्लेइंग, जिसमें आपको यहां क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फोर्थ सेंटेंस जिसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे रहा है, इस सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बीच में एक काम की बात हम लोग कर लेते हैं, वो है थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज। तो बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, और उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत क्लियर हो रहे हैं। मैं लगातार मार्क्स उनके देख रहा हूँ। तो अगर अभी तक किसी ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो वो ब्लॉसम डिजिटल ऐप पर जाकर ये टेस्ट सीरीज ले सकता है। सबसे पहले तो ब्लॉसम डिजिटल ऐप आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद आपको वहाँ टेस्ट सीरीज मिलेगी थर्ड ग्रेड की। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको थर्ड ग्रेड से रिलेटेड बिल्कुल उसी पैटर्न पे 10 मेजर टेस्ट मिलने वाले हैं, और उसके साथ साथ 15 टेस्ट मिलने वाले हैं जो कि आपके वोकेबुलरी से रिलेटेड होंगे। तो आपको लगभग 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां मिलने वाली है। और मेरे ख्याल से अगर कोई 1500 क्वेश्चंस कर लेता है तो वो अपनी तैयारी में बिल्कुल निपुण हो जाता है। तो आपने देखा 4 तरीके के अभी आपने यहां सेंटेंसेस समझ लिए हैं। पहला अफर्मेटिव है, और दूसरा नेगेटिव है, और तीसरा सेंटेंस जो है वो है इंट्रोगेटिव, और फोर्थ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 4 तरीके के आपने सेंटेंसेस यहां पढ़े। हम आगे बढ़े और ये देखते हैं कि जब मैं कहता हूं ही इज प्लेइंग, ये आप देख चुके हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ही इज नॉट प्लेइंग जो है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है। इन दोनों को ही मैं एक कैटेगरी में रख सकता हूं, और वो कैटेगरी है असर्टिव सेंटेंस, या फिर मैं कह सकता हूं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दोनों ही टाइप्स आ जाती है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो आप ध्यान रखें, अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किस कैटेगरी के अंदर? असर्टिव के अंदर या डिक्लेरेटिव के अंदर। एक तरीके की वो स्टेटमेंट होती है असर्टिव में, और डिक्लेरेटिव में क्या होता है, एक तरीके की स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट तो कैसे होती है, सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, देन वर्ब होती है, देन कुछ अदर वर्ड्स होते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, एक तरीके का असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वो भी क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है। अब हम ये देखते हैं,
ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप पहले तो सेंटेंसेस के बारे में जान चुके हैं, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो है वो समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। देखिए यहां लिखा है ही इज एब्सेंट, यहां लिखा है ही इज एब्सेंट, और यहां लिखते हैं हम ही इज नॉट प्रेजेंट। तो ही इज एब्सेंट, जब इसने कहा ही इज एब्सेंट और इसने कहा ही इज नॉट प्रेजेंट, तो बात तो सेम है। ही इज एब्सेंट का मतलब क्या हुआ, ही इज नॉट प्रेजेंट, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस। जब ये दोनों बातें कर रहे हैं तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसने कहा ही इज एब्सेंट और दूसरे ने कह दिया ही इज नॉट प्रेजेंट, तो मतलब तो वही निकल के आया कि ही इज एब्सेंट, तो कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। इसका मतलब इसे हम क्या कह देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कह देंगे। तो किस तरीके से हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मीनिंग वही रहता है, मीनिंग चेंज नहीं होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन की खास बात यही है जो आपको ध्यान रखनी है कि मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। हम देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं, ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहां हमने नॉट का यूज किया, ये सेंटेंस हो गया है यहां पे नेगेटिव, ये अफर्मेटिव है और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। तो यहां क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नेगेटिव सेंटेंस में। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आप समझ गए कि मतलब चेंज नहीं हुआ है। अगर हमने अफर्मेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन किया है नेगेटिव सेंटेंस में, इसका मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए ही इज एब्सेंट जब कहता हूं और अगर मैं कहता हूं ही इज नॉट प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही बातें सेम है और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरीके से बोल देता हूं कि ही इज एब्सेंट और अगर मैं इसको कह देता हूं ही इज नॉट एब्सेंट, तो दोनों तो बातें ही अलग हो गई। ही इज एब्सेंट, ही इज नॉट एब्सेंट, तो हमने तो सिर्फ और सिर्फ यहां नॉट का यूज कर दिया, तो ये क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। एक तो मैं कहता हूं ही इज एब्सेंट, ही इज एब्सेंट, और दूसरा हम कह देते हैं ही इज नॉट एब्सेंट, तो दोनों तो क्या हुए, मीनिंग क्या हुआ, चेंज हो गया। तो यहां मीनिंग चेंज हो गया, इसलिए हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको ये अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो नेगेटिव को किस तरीके से अफर्मेटिव में करेंगे, ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहां ये पहला सेंटेंस ही देख लेते हैं जो अभी हमने किया है, ही इज एब्सेंट लिखा हमने। तो अगर मैं कहता हूं ही इज नॉट एब्सेंट, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी रीडिंग हैबिट्स अगर अच्छी है, अगर आपको सेंटेंसेस के भाव समझ आते हैं, थोड़ा अच्छे से आप पढ़ना जानते हैं, तो आप पता चला लेंगे कि किस तरीके से कौन सा सेंटेंस सही है। आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, आपको थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो अच्छे से समझ आनी चाहिए। जैसे मैं यहां पे बात कर रहा हूं ही इज एब्सेंट, ही इज नॉट एब्सेंट, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ही इज एब्सेंट का मतलब क्या है, ही इज नॉट एब्सेंट का मतलब क्या है। तो यहां तो दोनों ही बातें क्या हो गई, अलग अलग हो गई है। हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें, किसमें, नेगेटिव में। तो ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और ये आपका नेगेटिव है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ क्योंकि इसमें मीनिंग चेंज हो गया। ही इज एब्सेंट, ही इज नॉट एब्सेंट, दोनों ही बिल्कुल विपरीत हो गए हैं, उल्टे हो गए हैं, मीनिंग इसमें चेंज हो गया है। लेकिन जब मैं यहां बात करता हूं ही इज एब्सेंट और कहता हूं ही इज नॉट प्रेजेंट, तो अब देखो ये और ये बात जो है वो बिल्कुल सेम है। ही इज एब्सेंट मीन्स ही इज नॉट प्रेजेंट, ही इज एब्सेंट मीन्स ही इज नॉट प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव में। तो देखिए आपने नॉट का यूज हो गया है और बात भी क्या है, वही रही, मतलब कि मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो हम इस सेंटेंस को देखते हैं, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड कम, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड कम।
तो यहां देखते हैं हम आई वॉज नॉट श्योर कर दिया हमने, इसको डाउटफुल की जगह हमने क्या लिख दिया, नॉट श्योर लिख दिया। आई वॉज नॉट श्योर दैट ही वुड कम। तो देखिए जब डाउटफुल लिखते हैं हम तो डाउट के साथ या डाउटफुल के साथ इफ या वेदर का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब यहां हमने ये नॉट श्योर लिखा है तो हमने यहां पे भी क्या किया, दैट का यूज किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आई वॉज नॉट श्योर दैट ही वुड कम। तो यहां पे आई वॉज डाउटफुल, एक वर्ड डाउट आता है, डाउटफुल आता है तो हम वेदर या इफ का यूज करते हैं, लेकिन हमने इसमें डाउटफुल की जगह लिख दिया नॉट श्योर और यहां पे हमने दैट का यूज कर लिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड कम, और दूसरा आपका सेंटेंस है आई वॉज नॉट श्योर दैट ही वुड कम। तो ये नेगेटिव में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आप मीनिंग देखें, मीनिंग दोनों का ही क्या है, सेम है। आई वॉज डाउटफुल, आई वॉज नॉट श्योर, आई वॉज डाउटफुल, इसका मतलब क्या हुआ, आई वॉज नॉट श्योर। तो आई वॉज डाउटफुल का मतलब हुआ आई वॉज नॉट श्योर। ये देखते हैं, ही इज समटाइम्स फुलिश, ही इज समटाइम्स फुलिश। तो यहां हम बात करें कि कभी कभी ऐसा होता है, ही इज समटाइम्स फुलिश। सो मैं इस समटाइम्स की जगह क्या कर सकता हूं, मैंने नॉट ऑलवेज तो कर दिया, ही इज नॉट ऑलवेज वाइज। तो वो हमेशा वाइज नहीं होता है, वो कभी कभी क्या होता है, मूर्ख भी हो जाता है, मतलब मूर्खतापूर्ण जो व्यवहार है वो कर देता है। तो हमेशा ही वाइज नहीं होता है वो कभी कभी फुलिश भी हो जाता है। तो हम लिखेंगे ही इज समटाइम्स फुलिश, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही इज नॉट ऑलवेज वाइज। तो आप देखिए इसका सेंस पता चला, ये ही इज समटाइम्स फुलिश, इज नॉट ऑलवेज वाइज। तो सेंस से ही आपको समझ आ जाएगा कि यहां नेगेटिव भी हुआ और साथ में हमने इसका भी अपोजिट यहां पे लिख दिया। जैसे हमने किया था कि एंटोनिम लिख देते हैं हम, अपोजिट लिख देते हैं, ही इज एब्सेंट किया तो ही इज नॉट प्रेजेंट भी कर दिया उसको। इसी तरीके से यहां ही इज समटाइम्स को हमने क्या किया, नॉट ऑलवेज, ही इज समटाइम्स फुलिश, ही इज नॉट ऑलवेज वाइज। तो बात से मतलब से ही आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी सी रीडिंग हैबिट्स होगी, बात को जो स्टेटमेंट है उसको समझने की कोशिश करना, इजीली आपको बात समझ आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस हम यहां देख लेते हैं कि वी गो टू स्कूल, ये कि हम स्कूल जाते हैं, इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे। देखो कई बार इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। मैं कहूं कि वी गो टू स्कूल आ गया, वी प्ले इन द ग्राउंड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे आप नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन इसका करोगे। तो लिखा है वी गो टू स्कूल, तो हम क्या लिख देते हैं, यहां कोई भी अगर आप काम करते हैं तो हम कह देंगे कि वी डू नॉट फेल टू गो टू स्कूल। वी गो टू स्कूल मीन्स वी डू नॉट फेल टू गो टू स्कूल। आई प्ले, आई डू नॉट फेल टू प्ले। अगर सिंपल सा ही सेंटेंस है कि आई स्टडी फॉर 3 आवर्स, आई स्टडी फॉर 3 आवर्स, भाई मैं 3 घंटे पढ़ता हूं, तो इसका नेगेटिव कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आप, नेगेटिव में कैसे करोगे। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है कि आई स्टडी फॉर 3 आवर्स, तो आप लिख देंगे आई डू नॉट फेल टू स्टडी फॉर 3 आवर्स। कि ऐसा नहीं होता है कि मैं 3 घंटे ना पढ़ूं, मैं तो 3 घंटे पढ़ता हूं, कभी भी ऐसा करने में फेल नहीं होता हूं, ऐसा तो मैं करता ही हूं। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस आ जाता है। जैसे आ गया कि आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट फेल टू राइट अ लेटर। तो आपको देखिए क्या होगा कि ऐसा कुछ एक ये डू नॉट फेल का एक कॉन्सेप्ट आपको आज समझ आ गया, डू नॉट फेल का एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मान लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो शायद आप ढूंढते कि किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया कि डू नॉट फेल से या डज नॉट फेल से भी कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव बन सकते हैं। तो अब आपको जब ये सेंटेंस मिलेगा तो आपको पढ़ना आ गया है, आपको भाव इसका समझ आ गया है, इस तरीके से आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से कर लेंगे। वी गो टू स्कूल, वी डू नॉट फेल टू गो टू स्कूल। इसी तरीके से यहां है he failed to solve the problem, he failed to solve the problem, कि वो प्रॉब्लम को सोल्व करने में फेल हो गया। मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में फेल हो गया, मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में फेल हो गया, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में फेल हो गया, मतलब
मैं वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सका। इतनी सी तो बात है, बात तो यही है, सेंस तो यही निकल के आ रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में फेल हो गया, मतलब मैं वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सका। देखो दूसरे सेंटेंस में मैं नहीं का यूज कर रहा हूं, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूं, और हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो यहां आप देखो, ही फेल्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम, तो आप क्या लिख दोगे? सिंपल सी बात है, यहां आपने लिख दिया ही कुड नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। तो आपको पता ये चलाना है, देखिए 4 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे एग्जाम में, 4 सेंटेंसेस मिलेंगे, तो आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए सेंटेंस को पढ़ के उसका भाव पता लगाना कि हाँ इसका भाव ये होता है, तो घूम फिर के इसका भाव ये हुआ कि ही कुड नॉट सोल्व द प्रॉब्लम का मतलब तो यही हुआ ना, ही फेल्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम। अगर इतनी बात, और 3 सेंटेंसेस जो आपको मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अलग होंगे, जो वो भाव नहीं दे रहे होंगे। ही फेल्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम आपने यहां लिख दिया कुड नॉट। तो हम लोग कुछ टाइप्स कर रहे हैं जिससे कि आपको पता लगे, क्योंकि आप जब ये सभी टाइप्स कर लोगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि लगभग ये तरीके हमने पढ़े, और यही इनमें से एक आधा क्वेश्चन जो है आपको इससे रिलेटेड जो है अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने का आपको मिल जाएगा, और अच्छे से आप बातों को समझ भी जाएंगे। ही फेल्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम, ही कुड नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। एवरीबडी विल एडमिट दैट ही इज वाइज। अब देखिए बात का एक भाव पता लगाएं। सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि आप बात का भाव पता लगाएं। एवरीबडी विल एडमिट दैट ही इज वाइज, भाई सब लोग इस बात को एडमिट करेंगे, स्वीकार करेंगे कि ही इज वाइज। एवरीबडी विल एडमिट दैट ही इज वाइज। तो मैंने लिखा है कि कोई भी इसे मना नहीं करेगा, नो वन विल डिनाई, और नो बडी विल डिनाई दैट ही इज वाइज। तो ये एवरीबॉडी विल एडमिट को हमने क्या कर दिया? नोबडी विल डिनाई। तो डिनाई का मतलब हो गया कि हाँ कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कि सभी इस बात को स्वीकार करेंगे, मतलब कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा। तो ये बात समझ आनी चाहिए। और इस नोबडी से, नो से ये सेंटेंस क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव से नेगेटिव में। एवरीबडी विल एडमिट दैट ही इज वाइज, नोबडी विल डिनाई दैट ही इज वाइज। ये तो चेंज होगा नहीं, हम कह रहे हैं कि सभी स्वीकार करेंगे कि वो वाइज है, कोई भी मना नहीं करेगा या इनकार नहीं करेगा कि वो वाइज है। तो बात तो बिल्कुल सेम हो गई। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ओनली यू कैन डू दिस। जब कहीं भी आपको ये ओनली वर्ड दिखाई देता है तो आप समझना एक चीज को कि हम यहां पे नन बट का यूज कर लें। जैसे मैं कह रहा हूं कि ओनली यू कैन डू दिस, नन बट यू कैन डू दिस, मतलब नो वन एक्सेप्ट यू, मतलब नन बट यू कैन डू दिस। तो यहां ओनली जब आपको वर्ड मिलता है तब आप यहां नन बट लिख दीजिए और बाकी वैसा का वैसा ही सेंटेंस लिख दिया जाता है। मैं कहूं कि ओनली ही कैन प्ले वेल, तो आप क्या कहेंगे? नन बट ही कैन प्ले वेल। ओनली ही कैन राइट वेल, आप क्या कहेंगे? नन बट ही कैन राइट वेल। तो बहुत आसान सी बात है कि आपको अगर इस तरीके से ओनली का यूज मिलता है तो आप यहां नन बट का यूज करके इसको नेगेटिव में इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको ये बात हमेशा ही ध्यान रखनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग जो है, भाव जो है वो वही आना चाहिए। मान लीजिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपके पिताजी आपसे एक बात कहते हैं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, है ना, आपसे बात की कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, तो वो कोई इसका भाव क्या है? इसका भाव है पैसे पेड़ पे नहीं उगते। तो भाव को हमें पकड़ना है। तो वो एक क्वेश्चन है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, तो आप कहेंगे कि वो कहना चाहते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। वो कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं आपसे, वो इस बात को कह रहे हैं जिसका भाव ये है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। तो आपको बात का भाव जो है वो देखना है। ओनली यू कैन डू दिस, नन बट यू कैन डू दिस। और इसी तरीके से अगर कहीं अलोन वर्ड मिल जाता है उसको भी आप नन बट से लिख सकते हैं। यू अलोन कैन डू दिस, नन बट यू कैन डू दिस। तो देखिए अगर आपको ओनली मिला तो आपने नन बट का यूज किया, इसी तरीके से अलोन मिला तो भी आपने क्या किया? नन बट का यूज करके नेगेटिव में उसे
कन्वर्ट कर दिया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। मैं चेंज वर्ड नहीं बोल रहा हूं कि चेंज कर दिया। चेंज में तो क्या होता है, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इस बात को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि जब क्वेश्चन बनता है तो आरपीएससी में भी इस क्वेश्चन का ध्यान रखना चाहिए कि हमें चेंज वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही वर्ड होना चाहिए। क्योंकि चेंज में तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, मीनिंग जो है वो वैसा ही रहता है। तो यू अलोन कैन डू दिस, हम इसको लिख देंगे नन बट यू कैन डू दिस। आप जिस तरीके से ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप साथ साथ में बात को, भाव को समझते चले जाएं कि किस किस तरीके के कुछ चीज़ें आपको समझ आई है कि ओनली है। देखिए बहुत से तो रूल्स मिल गए आपको, जैसे ओनली है आपने नन बट का यूज़ कर लिया, और बहुत से ऐसे थोड़े थोड़े आपको कुछ रूल्स मिलेंगे, लेकिन बहुत सी जगह आपको सेंस पकड़ना बात का आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए, ये आ गया है आई प्ले ओनली फुटबॉल। तो ये यहां किसी थिंग के लिए यूज किया है हमने, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, आई प्ले नथिंग बट फुटबॉल। आई प्ले ओनली फुटबॉल, तो हम यहां ओनली की जगह नथिंग बट का भी यूज कर लेते हैं। आई प्ले नथिंग बट फुटबॉल। आप कह सकते हो आई प्ले नथिंग एक्सेप्ट फुटबॉल, फुटबॉल के अलावा मैं कुछ नहीं खेलता हूं। आई प्ले ओनली फुटबॉल, मैं तो सिर्फ फुटबॉल खेलता हूं। तो आप क्या कहेंगे, फुटबॉल के अलावा मैं कुछ नहीं खेलता। आई प्ले नथिंग एक्सेप्ट फुटबॉल। तो यहां ये नथिंग बट का यूज करके आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं आई प्ले नथिंग एक्सेप्ट फुटबॉल, तो फुटबॉल के अलावा मैं कुछ भी नहीं खेलता हूं, मतलब आई प्ले ओनली फुटबॉल। तो आपने देखा, एक बार हम पीछे चलते हैं तो यहां देखते हैं कि किस तरीके से ओनली की जगह आपने ओनली यू है तो हमने क्या यूज किया, नन बट यूज किया। नन बट यूज किया, ओनली यू है तो यहां आपने देखा किसी पर्सन के लिए है तो हमने नन का यूज कर लिया। और इसी तरीके से आपने अलोन के लिए भी, ये भी पर्सन के लिए है तो नन बट यूज कर लिया। लेकिन ये थिंग के लिए यूज हुआ है ओनली फुटबॉल, तो हमने यहां नन बट के लिए, नन बट यूज ना करके हमने नथिंग बट यूज कर लिया। क्योंकि ये थिंग के लिए यूज किया तो हमने यूज किया आई प्ले नथिंग बट फुटबॉल। आई होप आपको बातें समझ आ रही होगी। हम आगे बढ़ते हैं और ये सेंटेंस देखते हैं कि बोथ नकुल एंड राघव आर इंटेलिजेंट। बोथ नकुल एंड राघव आर इंटेलिजेंट। भाई अब मैं कहना चाह रहा हूं कि नकुल भी इंटेलिजेंट है और राघव भी इंटेलिजेंट है। बोथ नकुल एंड राघव आर इंटेलिजेंट। और सेंटेंस मुझे क्रिएट करना है नेगेटिव में, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना है नेगेटिव में। तो हमने ये कर दिया, नॉट ओनली नकुल बट ऑल्सो राघव इज इंटेलिजेंट। तो आपने इस बोथ और एंड की जगह हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो लगा दिया। बात तो वही है, देखो मैं कह रहा हूं कि बोथ नकुल एंड राघव आर इंटेलिजेंट, और मैं कह रहा हूं नॉट ओनली नकुल बट ऑल्सो राघव इज इंटेलिजेंट। तो आप ये चीज ध्यान रखें कि यहां पे आपने नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज करके इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन इसका कर दिया है नेगेटिव में। लेकिन क्या एक चीज जो है वो आपके पकड़ में आई कि हमने क्या यहां क्या चेंज और किया है, कुछ ऐसा कुछ एक फेरबदल किया है जो आपको समझ आना चाहिए। देखिए यहां बोथ से जब हम लिखते हैं तो यहां वर्ब जो है वो क्या है, वर्ब यहां पे प्लूरल वर्ब है, आर को यूज किया है। लेकिन जब मैं यहां नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज करता हूं तो इसके बाद जो भी यहां पे आपको नाउन या प्रोनाउन दिखाई पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यहां पे हमें लगानी पड़ती है। तो ये हो गया नॉट ओनली नकुल बट ऑल्सो राघव इज इंटेलिजेंट हो गया। आर इंटेलिजेंट भी मिल सकता है आपको दिया हुआ, लेकिन वो क्या होगा, वो गलत होगा। ये बात ध्यान से आप समझ लें कि आर इंटेलिजेंट गलत होगा। और हो सकता है आप जल्दबाजी में क्या है इसे करके आ जाएं कि ये तो बहुत आसान था। आसान नहीं था, क्वेश्चन टफ है। टफ किस सेंस में है, वर्ब के सेंस में ये क्वेश्चन टफ हो सकता है, लेकिन वैसे ही ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है। नॉट ओनली आपने बोथ और एंड की जगह नॉट ओनली बट ऑल्सो लिख दिया है, लेकिन यहां जो है इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर यहां कुछ प्लूरल नाउन होता, प्रोनाउन होता तो अलग बात थी, तो यहां पे हम वो प्लूरल वर्ब ही रख सकते थे। लेकिन अगर यहां पे सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है तो हमें यहां वर्ब भी क्या करनी पड़ेगी, सिंगुलर करनी पड़ेगी। ये जो है बहुत ही अच्छी बात थी जो आपको समझनी चाहिए थी।
अब ये देख लेते हैं, ही इज टू शॉर्ट टू टच इट, ही इज टू शॉर्ट टू टच इट। तो आप देखिए टू का यूज जो होता है ना, जनरली टी ओ ओ का जो यूज होता है वो उसमें नेगेटिव भाव छिपा होता है एक, ही इज टू शॉर्ट टू टच इट, कि वो इसे टच करने के लिए बहुत छोटा है, मतलब कि वो इतना छोटा है कि इसे टच नहीं कर सकता है। तो ये टू जो है इसके अंदर नेगेटिव भाव छिपा होता है पहले से ही, इस टू के अंदर नेगेटिव भाव छिपा होता है। तो कई बार ऐसे एरर्स भी आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मैं कहूं कि ही इज वेरी हैंडसम, तो ये तो सही है, हम कह देते हैं ही इज टू हैंडसम, तो वो टू तो नेगेटिव होता है, हमें टू का यूज ऐसे सेंटेंसेस में नहीं करना चाहिए कि ही इज टू हैंडसम। तो यहाँ टू हैंडसम, उस टू के अंदर तो कुछ नेगेटिव भाव छिपा होता है कि वो इतना हैंडसम है, इतना होना नहीं चाहिए उसे, तो वो बात तो थोड़ा गलत हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस टू के अंदर एक नेगेटिव नोट जो है वो छिपा होता है, ही इज टू शॉर्ट टू टच इट, कि वह इतना छोटा है कि इसे टच नहीं कर सकता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे हम, कि ही इज, ये तो बिल्कुल वैसे ही है और हमने इस टू की जगह यूज कर लिया, सो ही इज सो शॉर्ट। फिर यहां पे हमने दैट का यूज कर लिया, और फिर क्योंकि हम ही की ही बात कर रहे हैं तो हम यहां पे ही रिपीट करेंगे, ही इज सो शॉर्ट दैट ही, और यहां हम कैन नॉट यूज करेंगे, कैन नॉट टच इट। अगर यहां पे वोज होता, अगर यहां पे वोज होता, ही वोज टू शॉर्ट टू टच इट, तब हम क्या करते, ही वोज सो शॉर्ट दैट ही, यहां कैन नॉट की जगह हम क्या कर देते, कुड नॉट कर देते, क्योंकि बात हम कहां कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं। देखिए ही इज टू शॉर्ट टू टच इट, तो हमने लिखा ही इज सो शॉर्ट दैट का यूज किया, और फिर हमने लिख दिया इस यहां इस क्लोज में ही कैन नॉट टच इट, और अगर यहां वोज होता तो हम लिखते ही वोज सो शॉर्ट दैट ही कुड नॉट टच इट, लिख देते अगर यहां पे वोज होता तो। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, आई टुक ओनली वन पेन। देखिए एक और ओनली का यूज आ गया कि मैंने तो केवल एक ही पेन लिया था, मतलब एक से ज्यादा नहीं लिया, यही तो कहना चाह रहे हो। देखो सेंटेंस का भाव होता है, मैंने सिर्फ एक ही पेन लिया था, मैंने एक से ज्यादा पेन नहीं लिया। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, आई टुक ओनली वन पेन, तो हम लिख सकते हैं आई टुक नॉट मोर देन वन पेन। कितना आसान सा है, अगर भाव समझ आ गया तो आपको समझ आ गया कि हाँ देखो ये नेगेटिव भी हो गया और मतलब भी इसका क्या रहा, सेम रहा। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में इसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कहीं भी भाव में, मीनिंग में चेंज नहीं आ रहा है। आई टुक ओनली वन पेन, आई टुक नॉट मोर देन वन पेन। तो आई टुक ओनली वन पेन, आई टुक नॉट मोर देन वन पेन, तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये बात। अब देखिए ये है, ये तो आप डिग्रीज में पढ़ेंगे भी, जो आप पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्रीज और सुपरलेटिव डिग्रीज, तो उसमें अलग से भी हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहां लिखा है नकुल इज एज इंटेलिजेंट एज राघव। तो देखिए मान लीजिए ये है नकुल, ठीक है, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाइएगा, और ये है राघव। ये नकुल है और ये है राघव। हम इसकी आंखें और मुंह भी बना देते हैं थोड़ा। ये देखिए ये नकुल है और ये राघव है। तो हमने कहा नकुल इज एज इंटेलिजेंट एज राघव, ये नकुल उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि राघव। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि राघव जो है वो नकुल से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इसका मतलब दोनों बराबर ही है। कहने का मतलब क्या है, दोनों बराबर ही हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि नकुल इज एज इंटेलिजेंट एज राघव, मतलब ये हुआ कि राघव इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन नकुल, राघव इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन नकुल। तो आपको ये बात समझ आई, राघव इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन नकुल, इसका मतलब नकुल उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि राघव है, यानी कि राघव उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, दोनों बराबर है। ये कहने का तरीका है, देखो भाव वही लाना है हमें। और क्या हुआ, यहां नेगेटिव बन गया, और क्या है, ये जो डिग्री है आप डिग्री में पढ़ेंगे, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, और ये हमने मोर इंटेलिजेंट क्या बना दिया, कंपैरेटिव डिग्री बना दिया, और यहां पे हमने यूज कर लिया देन का। आप देन का भी ध्यान रखें कि यहाँ पे THAN वाला देन आना चाहिए। कई बार आपको आंसर में इस तरीके से दे दिया जाता है THEN, तो ये तो गलत हो जाएगा, THAN आपका वहाँ पे होना चाहिए।
कई बार क्या होता है कि हमारा फोकस जो है वो सही जगह पे जाता नहीं है। हम हो सकता है पहला ऑप्शन ही ये दे दिया जाए कि राघव इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन नकुल, और देन ये दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आप तो टूट के पड़ेंगे आंसर पे कि आ गया हमें मिल गया आंसर। ऐसा नहीं करना है, फिर भी आपको पूरा आंसर पढ़ना है और पूरे आंसर में आपको समझ आएगा कि यहाँ THEN लिखा है, ये तो गलत है, सही तो क्या होना चाहिए? THAN होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, सभी गलतियां करते हैं, सभी गलतियां करते हैं। तो इसको आप बताइए, चलो हिंदी में बता दीजिए। मैं कहता हूं कि सभी गलतियां करते हैं, इसका सेम भाव नेगेटिव में कैसे लेके आओगे? एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स कि सभी गलतियां करते हैं। देखिए मैं कहूंगा ऐसा कोई नहीं है जो गलतियां ना करता हो। ऐसा कोई नहीं है, देखो नेगेटिव हो गया ना, ऐसा कोई नहीं है जो गलतियां ना करता हो, मतलब कि सभी गलतियां करते हैं। बस वही बात है जो हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन बस भाव पढ़ना आना चाहिए आपको, सेंटेंस पढ़ना आना चाहिए, उसके मायने जो है वो आपको ध्यान होने चाहिए, उसका भाव ध्यान होना चाहिए। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। देयर इज नो वन, और हमने यहाँ ये एवरीवन मेक्स है तो हमने लिख दिया देयर इज नो वन हु डज नॉट, और डज नॉट लिखा और साथ में हमने यहाँ मेक लिख दिया। देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। तो हो सकता है दो चार गलतियां इस तरीके से दे दी जाए आपको, सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड गलतियां दे दी जाती है कई बार कि देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक्स दे दें, तो डज नॉट के साथ मेक्स तो आ नहीं सकता, क्योंकि डू, डज और डिड उनके साथ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है विदाउट एनी इन्फ्लेक्शन, मतलब कुछ भी उसके साथ आप कहीं भी SES जैसी चीज नहीं यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे? सीधा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। हो सकता है आपको यहां पे डू नॉट दे दें, वो भी गलत होगा, क्योंकि देयर इज नो वन जो है, नो वन के साथ ये सिंगुलर है, इसलिए यहां डज नॉट ही लगना चाहिए। तो हम एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स को इस तरीके से लिखेंगे कि देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। ठीक है, हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। तो ये आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। हम पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव को किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है नेगेटिव में, ये हमारा टॉपिक है। एज सुन एज आ गया, एज सुन एज ही केम आई स्टूड अप। तो देखिए, जैसे ही हम कहते हैं जैसे ही वह आया मैं खड़ा हो गया, जैसे ही वह आया मैं खड़ा हो गया, या हम लोग खड़े हो गए। एज सुन एज ही केम आई स्टूड अप। तो क्या हुआ, हम इसको कैसे लिखेंगे? वह आया ही नहीं था कि हम लोग खड़े हो गए। तो कितना आसान सी चीज है, देखो मतलब वही है, हम इसको नॉट में कह रहे हैं। दूसरे सेंटेंस को जैसे मैंने बोला कि वह आया ही नहीं था, तो ये नहीं लगते ही क्या हो गया, वो नेगेटिव बन गया। तो इंग्लिश में इसे कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में हम नो सूनर से स्टार्ट करते हैं। जब एज सून एज का कॉन्सेप्ट आता है तब हम नेगेटिव में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं? नो सूनर से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये यहां लिखा है एज सून एज ही केम। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। एज सून एज ही केम आई स्टूड अप। तो ये स्ट्रक्चर है, एज सून एज से स्टार्ट हुआ और यहां सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको दिखाई पड़ रही है। अब करना क्या है आपको? देखो, नो सूनर से आपने स्टार्ट किया। अब नो सूनर जो है, अगर हम कोई जैसे एक नेगेटिव एडवर्ब से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होगा, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कि हम यहां पे अब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, नो सूनर डिड ही। अब डिड लिख दिया है हमने, तो आपको पता है डिड तो पास्ट में हो गया है, और डिड के साथ तो हम सेकंड फॉर्म लगाते नहीं। तो ये केम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो कम में चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे बन गया? नो सूनर डिड ही कम। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे हमें देन का यूज और करना है। ये कंजंक्शन का यूज जरूरी होता है। इस तरीके से हमें यहां देन का यूज करना होगा, और देन की शक्ल भी आप अच्छे से देख लो, THAN है यहां पे। ये बात ध्यान रखना, ये आपके किसी भी कंजंक्शन के पार्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब नो सूनर गिवन होगा तब आप देन का यूज करेंगे, और वो देन कैसा होगा? THAN, और करना जरूरी है। हो सकता है आपको सीधा कोमा यहां दे दे, नो सूनर डिड ही कम,
और फिर यहाँ पे कोमा दे दे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको THEN दे दिया तो गलत हो जाएगा। क्या लगना चाहिए? THAN। कई बार आपको यहाँ when भी लिख के दे देते हैं, ऐसा पढ़ने में आपको लगता है हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? होना क्या चाहिए? देन होना चाहिए। और कैसा देन होना चाहिए? THAN होना चाहिए। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख लो अच्छे से। नो सूनर डिड ही कम देन आई स्टूड अप। यहां सेकंड फॉर्म है, तब आपने क्या किया? यहां डिड का यूज किया। हो सकता है आपको यहां कुछ फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो यहां पे आप डू का यूज कर लेंगे। हो सकता है आपको फर्स्ट फॉर्म एस और ES मिल जाए कहीं, तब आप यहां डज का यूज कर लेंगे। चाहे डू है, डज है, डिड है, लेकिन यहां आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस ये देख लेते हैं। यू मस्ट हैव डन दिस। ये वही है कि तुम्हें तो ये अवश्य ही करना चाहिए था, मतलब किसी भी तरीके से इसको करना चाहिए था, अवश्य ही करना चाहिए था। यू मस्ट हैव डन दिस, तो हमने ये लिख दिया यू मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू डू दिस। ये वही फेल वाला कॉन्सेप्ट है, आपको बात समझ आ गई होगी। यू मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू डू दिस मीन्स यू मस्ट हैव डन दिस, यू मस्ट हैव डन दिस, यू मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू डू दिस। तो ये देखिए मस्ट नॉट हैव फेल्ड का यूज हमने यहां कर लिया है और यहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लिया है। इसका भाव समझ लो, कोई मस्ट हैव डन इट का या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आप यहां लिख देंगे। आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको बात को समझना आना चाहिए। बात समझ आ गई तो आप अंदाजा भी लगा लेंगे। अपने माइंड को एग्जाम के दौरान इतना कूल रखना होता है कि आपको बात जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। हम आगे बढ़ते हैं और ये सेंटेंस देख लेते हैं। एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। एवरीबॉडी को हमने कर दिया नोबॉडी वॉज एब्सेंट। अब देखो यहां कह रहे हैं कि एवरीबॉडी वॉज, ये बहुत से लोग हैं और मैं कह रहा हूं एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नोबॉडी वॉज एब्सेंट, कोई भी एब्सेंट नहीं था, एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट। तो बात मतलब वही है, सेम मतलब है। एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट, नोबॉडी वॉज एब्सेंट। आपको वहां क्रिएट तो करना नहीं है, आपको वहां लिखना तो है नहीं। आपको क्या करना है? आपको तो पढ़ के इसका मतलब पता चलाना है। और पढ़ना अगर आपको आता है, भाव लगाना आपको अगर आता है कि हाँ इसका क्या भाव है, तो इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। यहां है दे वन अ फ्यू मैचेस, कि वो कुछ ही मैचेस जीते थे। इसका मतलब वो ज्यादा मैचेस नहीं जीते थे। तो हमें क्या करना पड़ता है? कई बार जो है वो स्ट्रेस देखना पड़ता है, स्ट्रेस देना पड़ता है। इसका मतलब जो है दे वन अ फ्यू मैचेस, कि उन्होंने कुछ मैचेस जीते, उन्होंने कुछ मैचेस जीते, मतलब कुछ ही जीते। हमने इसको इस तरीके से ले लिया कि कुछ ही जीते, बहुत ज्यादा मैचेस नहीं जीते। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। इस वन को सेकंड फॉर्म है, हमने नेगेटिव कर दिया। दे डिड नॉट विन मैनी मैचेस, दे डिड नॉट विन मैनी मैचेस। अब इसको देख लो कि वो बहुत मैचेस नहीं जीते, कुछ ही जीते थे। तो मतलब वही निकल गया ना। एनी हाउ हम वहां उस मतलब तक पहुंच गए। तो आपको कहीं भी अ फ्यू दिया जाता है तो नॉट मैनी का यूज करके आप उसे लिख सकते हैं। दे वन अ फ्यू मैचेस। तो आप थोड़ा सा एक कुछ रूल्स अपना कहीं भी जो भी आपकी नोटबुक है उस पर लिखते रहें कि अगर हमने यहाँ अ फ्यू का यूज किया है तो नॉट मैनी से हम इसे लिख देंगे। अगर कहीं ओनली है तो वो आपको पता है नन बट से हो जाएगा, नथिंग बट से हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ रूल्स जो हैं आप लिखें और इसे बार बार देखते रहें तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये लिखा है आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड है। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं आई एम वेरी टायर्ड। तो वेरी टायर्ड को हमने क्या कर दिया? देखो मैं बहुत थका हुआ हूं, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हूं। मैंने बहुत पे क्या किया है? एक तरीके से फोर्स दिया है इस वर्ड पे। मैं बहुत थका हुआ हूं, मतलब मैं थोड़ा नहीं थका हुआ हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं। तो जब मैं कहता हूं आई एम वेरी टायर्ड तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं थोड़ा नहीं थका हुआ हूं। आई एम नॉट अ लिटिल टायर्ड, आई एम नॉट अ लिटिल टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। मैं थोड़ा बहुत नहीं थका हुआ हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं। ये क्या है? ये कहीं आप इस वर्ड को बहुत ही हम कहते हैं कि एक तरीके से एक फोर्स दे के बोलते हैं आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। मतलब मैं थोड़ा थका हुआ नहीं हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं। तो ये क्या हो गया? इसका यहां
नेगेटिव में आपने किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो गया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या जनरल इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।